बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि फीफा वर्ल्ड कप कल अपने अख्तिताम को पहुंचा और स्पेन ने अर्जेंटाइन को इजाफी वक्त में 1-0 से शिकस्त देकर नए फुटबॉल के आलमी चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में इस बात का तस्करा करते रहे हैं कि अब तक 1962 के बाद कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जिसने अपने टाइटल का दिफा किया और इस मरतबा फिर हिस्ट्री रिपीट की गई। यानी कि जहां पर 1934 के वर्ल्ड कप में इटली ने कामयाबी हासिल की थी, 1938 में उन्होंने इसका दिफा किया, फिर 1958 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील जीता और ब्राज़ील जीतने के बाद फिर 1962 में उसने कामयाबी के साथ दिफा किया। उसके बाद से अब तक कोई भी ऐसी टीम नहीं जिसने अपने टाइटल का दिफा कामयाबी के साथ किया हो। और साथ साथ एक और तारीख भी रकम हो गई इस मैच में कि 90 मिनट के खेल में जो एक एक्चुअल टाइम होता है फुटबॉल में, तो 90 मिनट के खेल में जो है वो अर्जेंटाइन एक भी जो है वो पोस्ट पे स्पेन के हमला करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो बहुत सारी जो बातें इस वर्ल्ड कप के हवाले से जिनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे फुटबॉल एनालिस्ट जैगम अब्बास साहब। शो में इनको खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जैगम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैगम साहब, एज पर द एक्सपेक्टेशन रहा फुटबॉल ये? बिल्कुल, यानी आप सही कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग ये कि जहाँ ये वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हुआ उसमें साथ साथ कुछ तल्ख यादें भी थी जो इसके साथ महफूज हो गई, जिसमें ख़ास करके रेफरीशिप के हवाले से जो था पूरी दुनिया में तकरीबन जो है शायकीन ने और नाजरीन ने जो है एतराज़ात किए जो बिल्कुल वो थे। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि शायकीन को जो है बहुत शानदार सनसनीखेज़ मैचेस जो है वो देखने को मैसर हुए और एक अच्छी फ़ुटबॉल देखने को मिली। उसमें ख़ास करके देखिए, अब आप जैसे तस्करा करे थे अभी के कल के मैच का जो कि स्पेन और अर्जेंटीना के लिए हुआ, इसमें आप देखें कि कितनी बड़ी बात है कि 90 मिनट में वाकई कि कोई अटैम्प्ट नहीं। और अगर आप बॉल पोजीशन के हवाले से भी देखें तो बॉल पोजीशन के हिसाब से देखें 68% जो थी वो स्पेन के पास रही बॉल पोजीशन। अच्छा, इसमें जरा तफसील से भी बात भी करते हैं क्योंकि अभी पूरे शो में इसको डिस्कस भी करना है, बॉल पोजीशन के हवाले से भी बात करेंगे, साथ साथ जिस स्ट्रेटजी के साथ अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान ये मैच है उसको भी डिस्कस करेंगे। जैगम अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के मैनेजर शाहजेब अहमद खान साहब ने। उनको शो में खुश आमदीद है कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर बीइंग हियर एंड बिल्कुल कल बहुत अच्छा फाइनल हुआ है। एंजॉय किया शाहजेब ने, इस पे भी बात करते हैं। शाहजेब और जैगम अब्बास हमारे पास दोनों फुटबॉल एनालिस्ट आप मौजूद हैं, इन दोनों से डाइसेक्ट करेंगे इस मैच को और इनका भरपूर एनालिसिस भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि स्पेन ने दूसरी मरतबा 2010 के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। शाहजेब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहजेब ये बताएगा कि जिस तरह भी जैगम अब्बास साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह खेली है स्पेन की टीम, जिस अप्रोच के साथ खेली है, पहले इनकी बात को हम कंटिन्यू कर लेते हैं जो ये बात कर रहे थे, उसके बाद फिर शाहजेब मैं आपके पास आ जाता हूं कि जिस अप्रोच के साथ कल खेला है स्पेन खेला, अर्जेंटाइन खेला, आपको नहीं लगता कि टू मच डिफेंसिव अप्रोच थी अर्जेंटाइन की जानिब से और उन्होंने गोल पोस्ट पे गए ही नहीं वो स्पेन के? और वैसे भी हम सब ने देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का जो डिफेंस है वो बहुत जबरदस्त रहा। तो आपने बजाय इसके कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते, आपने उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो मद्देनजर रखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, यूरोपियन टीम्स जो हैं उनका अपना एक स्टाइल होता है, वो हमेशा जो है अटैकिंग स्ट्राइक पे खेलते हैं और उसी चीज़ को उन्होंने कहा। देखिए, इसमें कोच की जो है ना उसकी हिकमत अमली, उसकी मनसूबाबंदी और उसकी ये पॉलिसी कि किस वक्त पे किस प्लेयर को जो है ग्राउंड में उतारना है और किस प्लेयर को वापस बुलाना है, ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। और इसमें इस क्रेडिट जो है सारा कोच को भी जाता है, उनके स्पेनिश कोच को, क्योंकि बहुत सीनियर हैं और बहुत अच्छी उनकी जो है गाइडलाइन थी जिसके ऊपर उन्होंने फॉलो किया और ये कामयाबी हासिल करी। और यकीन आने के मतलब सारी दुनिया ने देखा कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि मेसी और उसको जो है बिल्कुल बांध के रख दिया, यानी उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं सके, जबकि इनकी तरफ से कितने अटेम्प्ट्स हुए। और इसमें कोई शक नहीं कि यंग लड़का जो लामिन यमाल है, ओहो कमाल किया उसने, तो वाकई इसको जितनी तारीफ की जाए कम है कि उसने इतने बेहतरीन पासिस खिलाए। अच्छा, ये तजर्बा इनको, क्योंकि ये लोग क्योंकि स्पेनिश लीग खेलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बार्सिलोना से खेलता है तो उसको एक अच्छा तजर्बा है।
शॉर्ट पासिस का, कम्बिनेशन का, और यही चीज़ वो होती है कि जो मूवमेंट्स बनाती है। और आपने देखा कि काफ़ी उन्होंने अटैम्प्ट्स करी और उसमें आखिर में फिर यही हुआ कि टोरेस ने जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। जाहिर है कि उसने लम्हा भी नहीं लगाया कि बॉल को जार में फेंकने के लिए नेट में, और लम्हे में उसने जो है वो फेंक दिया और इसी तरीके से कामयाबी हासिल करी। तो ये बहुत अच्छा मतलब टूर्नामेंट। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि स्पेन ने जो अप्रोच बताई वन टच फुटबॉल, क्योंकि टेक्निकली तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जेवियर कि वन टच फुटबॉल उन्होंने खेली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें उनका ये वतीरा है हमेशा कि वो हमेशा वन टच बॉल खेलते हैं और शॉर्ट पासिस खेलते हैं। उसी के ऊपर क्या होता है कि फिर मूवमेंट्स बनते हैं, और ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल आप देखिए कि इसके बावजूद भी कि तीनों यानी इतनी टफ टीम थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर सबसे बड़ा ये कि उसको अर्जेंटीना को एक एडवांटेज था कि उसने गुज़िश्ता 2 मैचेस जो थे वो बड़ी शानदार फतह हासिल करी थी, और उसमें मेसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो उनको एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी हासिल था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको बिल्कुल फ्लैट करके रख दिया। अच्छा, शाहज़ेब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहज़ेब भी बताइएगा कि अभी हम इस मैच को तो डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह बांध के खिलाया, अगर मैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स की टर्म में बात करूं, फुटबॉल की टर्म में, कि बिल्कुल बांध के खिलाया अर्जेंटाइन को। लेकिन अगर गुज़िश्ता सेमीफाइनल देखते हैं तो हमने देखा फ्रांस के खिलाफ भी उन्होंने यही सुलूक किया था, लेकिन उन गलतियों से भी अर्जेंटाइन ने सबक नहीं सीखा। देखें, फ्रांस के मैच से ना हमें एक बड़ा अच्छा आइडिया मिल चुका था जी। कि ये स्पेन ज़्यादा डोमिनेटिंग साइड है। एंड क्योंकि अर्जेंटीना हमने नोट किया कि उनको इतने बड़े मुश्किल मैचेस मिले नहीं, उनको पहले तो आसान मैचेस मिले, उसके बाद इंग्लैंड का मैच था। एंड आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल आई थिंक इंग्लैंड के बड़ा कोच का था कि वो 50वें मिनट में इतना डिफेंसिव हो गया कि अर्जेंटीना को उसने खुद इस गेम में आने दिया। आपके पास जब एक प्लेयर मेसी के कैलिबर का खेल रहा है, आप उसको ये फ्रीडम दे ही नहीं सकते कि आप कहो कि यार आप खेलो और आपको क्या कहते हैं आप असिस्ट करें। तो उसमें यही बात आ जाती है कि आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल जो है इनका कोच का है। एंड कोच की टैक्टिक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, एंड कोच जो है इतना डिफेंसिव हो गया, उससे ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो गई उनकी टीम को। लेकिन आप चुके फुटबॉल टीम के साथ भी हैं, मैनेजर हैं पाकिस्तान के नेशनल फुटबॉल टीम के बड़े करीब से आप जो है वो गेम को देखते भी हैं, गेम अवेयरनेस भी यकीनी तौर पे आपकी बड़ी जबरदस्त होगी। क्या समझते हैं कि अर्जेंटाइन ने इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो गया, जबकि उसको ये बात मालूम भी थी कि स्पेन इस पूरे टूर्नामेंट में जो उसका गोलकीपर है उसने कोई ज्यादा गोल भी नहीं खाए, उसके बावजूद भी उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया उनके डिफेंस को। असल में उनको अगर आप अर्जेंटीना की टीम भी देखेंगे ना, वो अपने मिडफील्ड में भी जो है ज़्यादा मिडफील्डर्स कहलाते हैं ना, विंगर्स यूज़ करते हैं। तो उनकी टीम में ज़्यादातर गेम रिलायंस ही मेसी पे है। वो ये डरे हुए थे कि अगर हमने ओपन फुटबॉल खेल ली, हमने इन पे अटैक किया, तो स्पेन की टीम की क्योंकि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है, वो इतना हमें डोमिनेट करेगी कि हमें ज़्यादा गोल मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि उसने बोला यार पीछे ही बैठ के अगर हमें कोई टैक्टिकली गोल मिल जाए सेट पीसेस या किसी चीज़ से तो ठीक है, वरना गोल हम मार नहीं पाएंगे और उल्टा में बहुत ज़्यादा गोल पड़ेंगे। तो वही बात हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा, जो टीम ज्यादा डिफेंसिव हुई है, जिस टीम ने बैकफुट पे खेला, उल्टा उसने नुकसान ही उठाया है, और कल उन्होंने भी उठा लिया उस चीज का। अच्छा जैकब साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ क्या एज का वो भी था, एज का भी कुछ फर्क था कि अगर तरह देखते हैं 20 साल लामिन यमाल हैं, दूसरी तरफ मैसी हैं, उनकी काफ़ी एज हो गई है, फिर अगर हम कंपेयर करते हैं तो अर्जेंटाइन की एज का जो ब्रैकेट है वो थोड़ा सा हमें लगता है कि ज़्यादा था, स्पेन थोड़ा यंग प्लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल थी। क्या आपको लगता है कि इजाफी वक्त में ये चीज़ मैटर कर गई है, स्टेमिना का कोई ऐसा मसला हुआ जिसके ऐसे जो है वो डिफेंस में गैप में मिले? नहीं, ये अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी हैसियत रखता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाह साहब, जरा मैं जैकब अब्बास साहब से इनपुट ले लूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं जी। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर इस तरफ से आप देखें तो बहुत बिल्कुल यंग लड़के, लमाल जो है 18 साल का क्यूबार्सी जो है वो भी, जिसने भी यंग फीफा प्लेयर ऑफ द टाइटल जो लिया है कल फीफा का अवार्ड, वो 17 साल का है। और आप यकीन जाने कि मतलब ये सारे यंग प्लेयर थे, तो इन्होंने हकीकत है कि इसका बहुत बड़ा उनको एक एडवांटेज था स्टेमिना वाइज, कि उन्होंने उसमें भी उसको फेल करके रख दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल खड़ी हो गई वो साइड और कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा सके। वरना ये होता है कि चलें हार जीत किसी भी खेल का एक हिस्सा है बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि अगर अच्छा खेल के हारें तो लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि चले ठीक है मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल लोग जो थे शायकीन इतने मायूस हुए, खास करके अर्जेंटीना की तरफ से, खास करके जो तवक्कात वाबस्ता कर बैठे थे
मेसी से, तो और ज़ाहिर है कि उसने प्रूफ भी करके दिखाया था, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो उम्मीदें उनकी जो थी वो टूट गई उस वक्त के, जब वो कल के मैच के बाद जो मेसी ने कोई कारकर्दगी ना दिखा सका। और बहुत सारे लोग तो ये बात भी करते हैं कि फीफा यानी कि फुटबॉल इज फिक्स फॉर अर्जेंटाइन, लोग ये बात भी कर रहे थे, लेकिन गॉड इज द बेटर प्लानर, और आपने देखा कि कल स्पेन जीत गया और अर्जेंटीना से शिकस्त हुई है। शाहजेब और जैकब अब्बास साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अर्जेंटाइन वर्सेस स्पेन फाइनल मैच को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जिस तरह हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये बात करते रहे कि टूर्नामेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। शाहजेब, क्या वजह समझते हैं कि जो फीफा की जो एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है, फीफा की अपनी स्टैंडिंग है, बड़े उसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, उसके बावजूद जिस तरह जैगम साहब थ्रू आउट द टूर्नामेंट बात करते रहे, हम अपने शोज में बात करते रहे, ये मैचेस के जो रिजल्ट हैं ये बड़ा जो है वो आगे पीछे हो गए रेफरीज के मुतनाज़ा फैसलों की वजह से। ये क्या, किस वजह से इस तरह हुआ सब ये? आई थिंक अगर देखा जाए ना, अब फुटबॉल जो है काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसमें आप देखेंगे वीआर का काफी ज्यादा यूज होता है। तो अगर देखा जाए, अक्सर हम लोगों ने ये सुना है कि जी मेसी को जितवाने की कोशिश की, एंड आई डू थिंक एक तरीके तक, एक हद तक ये बायस थे भी। लेकिन अगर देखा जाए, इसी तरह की सिचुएशन रोनाल्डो को भी सपोर्ट में आई है। जो पोर्चुगल क्रोएशिया मैच था उसमें भी एंड में एक बिल्कुल क्रूशियल गोल था, और इसी तरह वीआर ने चेंज कराया। तो अब वो फुटबॉल की जो वो फन है वो खत्म हो गई है, क्योंकि जो भी डिसीजन होता है वो एंड तक वीआर तक जाता है। एंड वही बात है, अब जब मेसी हार गया और रेफरी ने उधर रेड कार्ड दिए, तो सब कह रहे हैं उसको तो बस फाइनल में ही पहुंचाना था, जितवाना नहीं था। तो आई थिंक एक बिल्कुल एक फर्क आता है, एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, टिकट सेल्स होती है, एक अलग मोटिव होता भी होगा शायद फीफा का, लेकिन एंड में गोल तो उन्होंने खुद ही मारे। लेकिन जैगम भाई से भी पूछता हूं, जैगम बाबा साहब, टू मच रिलाई ऑन द जो वो टेक्नोलॉजी है, ये लगता है आपको कि खेल का हुस्न भी मुतासिर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मुतासिर कर रहा है। देखिए, उसमें एक तो ये होता है कि जब ये फैसले के लिए ये रेफरी जो है ये खुद जाता है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होता है ऑन द ग्राउंड, और टीम के जो लोग होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है, जैसे कि क्रिकेट को अगर हम थोड़ा सा फॉलो कर लें, कि उसमें देखिए कि थर्ड एम्पायर जो है वो होलसेल वही होता है, और वो जाहिर है कि एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो अपनी तमाम टेक्निकली एडवांटेजेस के साथ जो डिसीजन कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मुनासिब होगा। उससे क्या होगा कि उसकी जो इम्पार्शलिटी है फैसलों की, वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। और आप यकीन करें, मैं तब ये भी अच्छा कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो थी फीफा की वो बड़ी मुतासिर हो रही है। अच्छा शाहजेब, अगर ओवरऑल हम इस वर्ल्ड कप को देखते हैं तो किस तरह एनालाइज करेंगे, किस हद तक आपके ख्याल में सक्सेसफुल रहा, मिडिल उसमें रहा, ये सक्सेस में रहा, या समझते हैं कि फेलियर था इस टूर्नामेंट में? देखिए, अगर आप फीफा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और शायकीन के उस हिसाब से देखें, तो बड़ा सक्सेसफुल है। आई थिंक इतनी टिकट सेल्स कभी नहीं हुई, सारे स्टेडियम्स आपके जैम पैक थे, आपका मेसी फाइनल खेल गया, स्पेन सबसे अच्छी टीम थी, उन्होंने अच्छा खेल के साथ अपना वर्ल्ड कप उठा लिया। तो आई थिंक एक विन विन ही रही है। पहली बार 48 टीम्स खेली हैं। अब इस तरह के नेशंस जो कभी वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, बहुत उनको पहली बार चांस मिला है, तो उस हिसाब से बड़ा एक अच्छा वो था। जाहिर है थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें थी, जिस तरह यूएस वाले में भी रेड कार्ड ओवरटर्न किया गया, तो एक बड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब फुटबॉल में आ चुका है। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको लगता है इजिप्ट के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट थोड़ा इंजस्टिस भी हुआ? पहले उनकी जो यूनिफॉर्म है उसको भी चेंज कराया गया, कि जहां पे उन्होंने स्टार्स लगाए हुए थे नेशंस कप जीतने के, जो उन्होंने तवातुर के साथ जीते, कंटिन्यूटी में जीते, फिर उसके बाद जो कुछ उनका अर्जेंटाइन के मैच में हुआ उनके साथ, लगता है आपको कि इजिप्ट के साथ बहुत ज्यादा इंजस्टिस हुआ है? आई थिंक वो एक वाहिद गेम था जिसमें हम बोल सकते हैं कि रेफरी के डिसीजंस जो हैं वो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे। एंड आई थिंक इवन कल फाइनल वाले मैच में अगर हम देखा जाए, एक स्पेन का गोल था जो अभी भी लोग बड़े कंफ्यूज थे कि किस फाउल की वजह से वो नहीं दिया गया, जो एक गोल स्पेन ने मारा था। तो जाहिर है एक अर्जेंटीना को इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा फेवर हुआ है। एंड इजिप्ट वाले मैच में स्पेशली आई थिंक मे बी आप उसको एक मुस्लिम कंट्री वाली बात कह सकते हैं, जो भी बात कर सकते हैं, उस हिसाब से उनसे क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट चीजें गई हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जैकब अब्बास साहब, मुझे याद है गुज़िश्ता शो में जब आप आए थे, आपने एम्बापे के लिए कहा था गोल्डन बूट के लिए कि वो बड़े कंटेंडर हैं गोल्डन बूट के, और मुसलसल दूसरी मरतबा उन्होंने गोल्डन बूट हासिल किया। तो अब ये बात तो तय हो गई कि वो दोनों पाँव में गोल्डन बूट पहन सकते हैं, कि पहले भी उन्होंने हासिल किया और अब भी हासिल किया।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि वो वाकई दुनिया के वो वाहिद प्लेयर बन गए कि जो 2 दफ़ा जो है गोल्डन बूट जो है वो हासिल कर चुके हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उसने शानदार खेल पेश किया है। इसके मुकाबले में अगर आप मेसी को देखें मैं स्पोर्ट्समैन के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर हम उसको कम्पीट करते हैं एज के हिसाब से, तो उस हिसाब से उसके भी जो है 8 गोल एक माने रखते हैं। बेशक कि उसके एम्बापे के जो थे 10 गोल हो गए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है कि मेसी ने भी 39 इयर्स की एज में भी जो है उसने मुकाबला अच्छा किया और 8 गोल किए, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। फिर ये कि स्पेन के लिए एक बहुत बड़ा ये दुनिया का वाहिद मुल्क हो गया स्पेन, कि जिसके पास दोनों टाइटल यानी वुमेन्स के जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड कप की चैंपियन वो भी इसी के पास है, और ये जो मेंस का जो वर्ल्ड कप है उसकी ट्रॉफी भी इसी के पास है। जाते बताइएगा कि अब अगला वर्ल्ड कप जो है लोग कह रहे हैं कि रोनाल्डो जो है उनको अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहिए क्योंकि उनके फेवरेबल कंडीशन होगी, उनके कंट्री में हो रहा है वर्ल्ड कप। क्या लगता है आपको, रोनाल्डो अगले वर्ल्ड कप तक के लिए अवेलेबल होंगे? मुझे लगता है यही है कि देखिए रोनाल्डो भी और मेसी का भी यही है, क्योंकि इनके जो टीम के ऑफिशियल हैं, उनके जो मुल्क के लोग हैं शायकीन, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डालेंगे, इसलिए कि वो अभी तक फिटनेस के हिसाब से आप देखें कि बिल्कुल फिट हैं दोनों प्लेयर, चाहे रोनाल्डो चाहे ये मेसी हो। तो मुझे लगता है ये कि ये शायद आइंदा का भी वर्ल्ड कप खेलें, इसलिए कि लेकिन नेमार वगैरह जो है वो तो बिल्कुल ही, मॉडरिच वगैरह वो तो रिटायर हो गए, लेकिन इन दोनों के लिए ये है कि मुझे लगता है कि इनके जो मुल्क के जो शायकीन हैं उनके ऊपर प्रेशर करें कि ये रिटायरमेंट ना ले। शाहज़ेब आपको क्या लगता है, रोनाल्डो और मेसी अगला वर्ल्ड कप खेलते नजर आ रहे हैं? सर रोनाल्डो तो 45 हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उसको खेलना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि उसके लिए जो है होम ग्राउंड की सिचुएशन होगी तो वो खेल सकता है वो। आई थिंक अगर एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाए, एक मतलब फॉर द सेक ऑफ इट के मुल्क में है रोनाल्डो का नाम अटैच हो, तो स्क्वाड का पार्ट हो सकता है, लेकिन एज अ मेंबर जो प्लेइंग हो और जितवाए मैचेस वो नहीं हो सकता। मेसी का मैं फिर भी कह सकता हूँ, जो फुटबॉल वो खेलती है अर्जेंटीना, और जितना उसको फ्रीडम है, वो पूरा मैच चल रहा होता है, जब बॉल आती है खेलती है, उस हिसाब से मेसी शायद चल भी सकता है। अच्छा, ये तो हमने आपसे बड़ी गुडी गुडी बातें कर ली है, तो पूरी दुनिया की फुटबॉल की बातें कर ली। अब वो बात करेंगे जिसके आप जिम्मेदार हैं। हमने लियारी में इतने सारे जाके शोज किए, अभी जाके लियारी में हमने क्या एनवायरनमेंट देखा, इलेक्ट्रिफाइंग एनवायरनमेंट था, फुटबॉल के दीवाने मतवाले वहां पे जौक दर जौक ग्राउंड का रुख कर रहे थे। बहुत सारे जो लियारी के जो फुटबॉल के जो फैंस थे, उन्होंने ये कहा कि अगर प्रॉपर टीम बनती है, मेरिट पे टीम बनती है, तो लियारी की टीम जो है वो दुनिया की किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। अब ये बताएं कि आप लोग इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस हवाले से क्या काम कर रही है? सर मेरे हिसाब से अगर बातें करने से कुछ हो जाए तो बहुत ही क्या कहते हैं अलग बात है। लियारी में टैलेंट बहुत है, लेकिन पहले तो मैं बोलूंगा लियारी वालों के पाकिस्तान में जीत के दिखाएं। ये बात बोलना कि वो पूरी दुनिया में जीत जाएंगे तो बहुत ही आई थिंक अनरियलिस्टिक सी स्टेटमेंट है। एंड मेरे हिसाब से टीमें अब बिल्कुल मेरिट पे ही बनती हैं, जिस वजह से आप 70-75 साल में पहली बार एक टूर्नामेंट जीते हैं, तो आई थिंक मेरिट था तो जीते। अगर मेरिट नहीं होता तो आई थिंक अफगानिस्तान, मालदीव्स और आपके हिसाब से बांग्लादेश लेकिन जैसी इसमें टीमों के कबाहत अगेंस्ट क्या है? हम अगर इसमें कबाहत क्या है कि अगर आप लियारी में कोई कैंप लगा ले, क्योंकि देखें आपको पता है कि आपको क्रिकेटर्स कहां से मिल सकते हैं, आपको पता है गोजरा जो है वो हॉकी का हब है, कहां से आपको हॉकी के प्लेयर मिल सकते हैं। अब आपको मालूम है ये चीज कि कराची में एक इलाका है लियारी जिसको मिनी ब्राजील कहा जाता है, अगर वहां पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ऐसा टैलेंट हंट कैंप लगा ले तो इसमें कबाहत तो नहीं होनी चाहिए कोई? नहीं होते हैं बिल्कुल, हमारे फेडरेशन के थ्रू इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं एंड टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी हमारा जो चैलेंज कप था वो केपीटी में ही था। केपीटी लियारी की बिल्कुल साथ है, और हमारे जो हेड कोच हैं नॉर्बर्टो सोलानो, उन्होंने खुद जाके इस बार पूरी कैंप की लिस्ट उधर से ही बनाई है। तो जाहिर है हमने लियारी के टैलेंट को देखा है, एंड जूनियर लेवल पे ज्यादातर लियारी के प्लेयर्स सेलेक्ट हो रहे हैं नाइस्बत सीनियर टीम में। ऑलराइट, और हम एक सेपरेट शो भी आपके साथ करेंगे, इसमें जरा पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखकर लोगों की तवक्कुआत शाहज़ेब आप जैसे नौजवानों से बहुत बढ़ गई हैं कि आपकी जो है फुटबॉल फेडरेशन में मौजूदगी जो है वो यकीनी तौर पर इस खेल को बूस्ट और डेवलप करने के काम आएगी। जाते जाते ज़ैकम साहब क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं ये कहूँगा, आपकी बात आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर इसमें फेडरेशन और हमारा मीडिया और लोकल स्पॉन्सर अगर वो इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें तो देखें, ऐसा नहीं है, अच्छी टीमें हैं हमारे यहाँ। देखें ना, सद्दाम हुसैन हमारे प्लेयर था, मोहम्मद ईसा हमारा ही प्लेयर है, कलीम इतने अच्छे इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। और ये कि जैसे कि एक और बड़ी अच्छी बात बता दूं कि इन्फेंटिनो जो है वो इशारा दे चुके हैं कि शायद अब 2030 का जो वर्ल्ड कप है, मैं कोशिश करूँगा कि 60 टीमें जो हैं वो हों। आपने देखा कि इस वाले वर्ल्ड कप में हेटी जैसा और कैप वर्डी जैसा जो छोटे से मुल्क है, वो भी जब इसमें
मतलब प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी एक उम्मीद की किरण है और इंशाल्लाह ये कि कोशिश करें हम अगर अपने रीजनली कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ फुटबॉल की सीरीज खेलें तो उससे ये होगा कि लोकल स्पॉन्सर जो है वो भी सामने आएगा, सहाफती बरादरी भी होगी और ये सब मिलकर जब करेंगे तो एक अच्छा हमको रिजल्ट और मिलेगा। अभी लोहा गर्म भी है और अभी मैं समझता हूं इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में कैश कराना चाहिए। इस तरह लियारी में हमने देखा, इस तरह मलीर में देखा, ओवरऑल कल हमने डी चौक पे देखा इस्लामाबाद में क्या आवाम कर रहा है। लाहौर में इस तरह इस बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। तो अभी लोग फुटबॉल में इन है तो ये लोहा गर्म है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी चाहिए अभी से स्पॉन्सर्स को गैदर करें और कोई अच्छे पैमाने पे कोई लार्जर मैसिव स्केल पे कोई एक बड़ा टूर्नामेंट कराएं। थैंक यू सो मच जैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच शाजिब, आप हमारे साथ शो का हिस्सा थे। ये तो था फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से हमारा सेगमेंट। अब हम ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कि जहां पर केपी जो पाकिस्तान का बड़ा जरखेज खित्ता है स्पोर्ट्स के हवाले से और अब क्रिकेट के हवाले से भी कि जहां पर एक से बढ़कर एक प्लेयर सामने आ रहा है, वहां पर एक जबरदस्त लीग शुरू होने जा रही है जिसका गुज़िश्ता दिनों जो इनॉग्रल सेरेमनी भी हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग आरिफ मलिक साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। आरिफ मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने इसका इनॉग्रल सेरेमनी हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से आपको वहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट हमने देखी कि गवर्नर साहब की सपोर्ट थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब की सपोर्ट थी, फिर लाला शाहिद खान आफरीदी खुद वहाँ पे मौजूद थे, जुनैद खान इंग्लैंड से आए, इमरान खान सीनियर, यासिर हमीद, एक सितारों की कहकशा थी जो आपने वहाँ पर सजा दी। आप इस लीग को किस तरह से देख रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है वहाँ पर लीग कराने का? देखें अली भाई, एक तो थैंक यू वेरी मच आपको पर्सनली तशरीफ लाए से मैं कराची से अपना टाइम निकाल के। बात यह है कि लीग मतलब एक अक्सर मतलब दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, सूबों में लीग्स हो रही हैं, रीजनल लीग्स हो रही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो लीग है वो एक दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो पैशन क्रिकेट का बहुत ज्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में। हम पिछले 2 साल से हम लोग जो है ना वो काम कर रहे थे इस पे और 2 साल से इस पे अप्रूवल जो है सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब की जो एक सपोर्ट थी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें उसमें अप्रूव किया, सैंक्शन किया और अब रियलिटी में चीज़ें जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए जिनको मौका नहीं मिलता उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इसमें, जो कि हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स पे भी हम बात कर रहे हैं। अभी ट्रायल्स का भी आपको चलिए ब्रेक कर देते हैं आपके साथ के 1 अगस्त से ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम पेशावर, फिर अब्टाबाद, सवात और डीआई खान। तो सारे बच्चे वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत बड़े प्लेयर्स ट्रायल्स देने आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कल परसों रिवील कर देंगे। ठीक। अच्छा आरिफ मलिक साहब, अगर मैं कराची में हूँ और मैं इस लीग का हिस्सा बनना चाहता हूं तो क्या आप जो है वो मुझे एबटाबाद आके या केपी आके ट्रायल देने पड़ेंगे या ये लीग जो है सिर्फ ये केपी के बच्चों के लिए है? अली भाई देखिए, बात यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के बच्चे खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केपी के। बट जो इमर्जिंग कैटेगरी है वो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको उसके लिए हमने रखा है कि जो इमर्जिंग कैटेगरी में 5 जो बच्चे हैं वो केपी के से होंगे और 2 नॉन केपी के से होंगे, ताकि वो सीनियर प्लेयर्स के साथ बेंच शेयर कर सकें, ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकें, अपने आप को ग्रूम कर सकें और कल को अल्टीमेटली उन्हीं जैसे सितारे हम देखना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन जर्सी में। ठीक है। अच्छा, ये अब जो जिस तरह बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, शाहिद खान आफरीदी की बात कर लें, फिर आपके लीग कमिश्नर यूनुस खान साहब हैं, फिर अगर मैं क्रिकेटर से हट के भी बात करता हूँ, अभी हम पिक्चर्स चला रहे हैं, आमिर नवाब साहब एबटाबाद रीजन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, फिर कुंदी साहब और उनके जो दोनों भाई हैं वो बड़ा आपके साथ शाना बशाना है, फिर कराची से खालिद जिया साहब जैसे क्रिकेट ऑर्गेनाइजर एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ मौजूद हैं। तो बड़े ज़बरदस्त लोग आपके साथ इस लीग में जुड़े हुए हैं जिससे इसकी कामयाबी के इम्कान तो बहुत बढ़ गए, लेकिन साथ साथ आपसे जो तवक्कात है वो भी बहुत बढ़ गई हैं। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब इस किस्म के सीनियर लोग हिस्सा हैं, जैसे आमिर नवाब साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 3 डेकेड से वो क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं केपीके में, तो मैं समझता हूँ जब वो वाला एक्सपीरियंस आएगा। देखें, हमारी एक्सपर्टीज मार्केटिंग की, ऑपरेशंस की, एक ब्रांड डेवलपमेंट की, एक ब्रांड बनाने के लिए एक्सपर्टीज है ऑफ कोर्स, लेकिन क्रिकेट ग्रास रूट लेवल तो मैं समझता हूँ कि आमिर नवाब से बेहतर हमारे पास कोई नाम नहीं है।
अगर आप बात करें गवर्नर साहब की, जैसे गवर्नर साहब इसको कितना ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 3 से 4 घंटे वो वहां पे जी। वेन्यू पे मौजूद रहे, एवरीबडी वाज गॉन। फिर अहमद कुंडी, सुहेल कुंडी, दे आर अमेजिंग प्रोफेशनली, दे आर वेरी साउंड। शाहिद खान अफरीदी से ज़ाहिर है अभी हमारी 2 टीम्स आपस में लड़ रही हैं, हमने शाहिद खान अफरीदी को ऑनबोर्ड करना है। सो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द लीग, कितने बड़े नाम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ना खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा यूनुस खान का। ही इज हैविंग अ वेरी क्रेडिबल कैरियर। जब आपके सामने, हमारे सामने उनका जो करियर रहा है बहुत क्रेडिबल रहा है। हमने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पोजीशन इंट्रोड्यूस किया लीग कमिश्नर की। इससे पहले आपको कभी किसी लीग में लीग कमिश्नर की पोजीशन नहीं आपको नजर आई होगी। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो क्रिकेटिंग अफेयर्स होते हैं, टॉप लेवल से जब यूनुस खान जैसा बंदा देखेगा तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो लीग है उसका ऑपरेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगे, और उनके नीचे जितनी टीम काम कर रही होगी तो ऑब्वियसली वो उनको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट करती है लीग कमिश्नर को। कि लीग कमिश्नर वाला कॉन्सेप्ट इज अ बिट न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, और इस लीग का स्केड्यूल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कब आप इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। देखिए 16 अक्टूबर से लीग स्टार्ट होने जा रही है, और ऑब्वियसली 11 दिन की लीग है। सिंगल राउंड है, सिंगल राउंड में हर टीम से एक एक मैच खेलेगी। उसके बाद प्ले ऑफ, एलिमिनेटर और फाइनल, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पूरी दुनिया में T20 लीग का। इवन T10 लीग फॉर्मेट में भी तकरीबन कोई इसी किस्म के फॉर्मेट्स यूज हो रहे होते हैं। तो सिंगल राउंड विद प्ले ऑफ, एलिमिनेटर और उसके बाद फाइनल ऑफ कोर्स। और 16 अक्टूबर से इंशाल्लाह ताला आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे इसको देखेंगे, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट पे देखेंगे। और प्रोडक्शन का, जैसे हमने इवेंट में आपको बताया कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को हम टच करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला प्रोडक्शन को। ट्रांस मीडिया इज लाइक एक बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, और उनके साथ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच्ड हैं। तो ट्रांस इसको बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो कर रही है। फिर ब्रॉडकास्टर्स के साथ हमारी 2-3 कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है, ताकि जब टेलीविजन स्क्रीन पे आप उसको देखें तो बहुत नीट एंड क्लीन किस्म की ट्रांसमिशन देखें। फिर रिव्यू सिस्टम हम लेके आ रहे हैं। रिव्यू सिस्टम किसी भी प्राइवेट लीग में गालिबन ये पहली दफा होगा पूरी दुनिया में कि यूजुअली प्राइवेट लीग्स रिव्यू सिस्टम यूज नहीं करती। तो हमारे लिए बड़े एक ऑनर की बात होगी कि जो एक किसी बहुत गांव देहात से जो बच्चा वहां से एलिवेट होके आया है, उसको फॉर द फर्स्ट टाइम रिव्यू सिस्टम उसको मिलेगा, तो उसके लिए एक बड़े ऑनर की बात होगी और लर्निंग होगी टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो केपी के प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इस तरह अभी ये मौजूदा प्लेयर को तो हम सभी जानते हैं जिनको आपने मद्दू भी किया, लेकिन इस तरह फर्रुख जमान है, पहले टेस्ट क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने केपी को रिप्रेजेंट किया, फिर अरशद खान, उसके बाद फिर कबीर खान, वजातुल्लाह वास्ती, उमर गुल, यासिर हमीद, फिर सिलसिला शुरू हुआ, यूनुस खान, एक सिलसिला शुरू होता गया। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें आपसे, क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक का और ग्रास रूट का एंकर हूँ, क्या आप इन पुराने प्लेयर्स को भी याद रखेंगे? फिर अख्तर सरफराज इस दुनिया में नहीं रहे, क्या आप उनकी जो है इस हवाले से भी कुछ आपने सोच रखी है कि केपी के हर प्लेयर आप कैटर करें और हर प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट इसमें लेकर आए? भाई देखें, ये जितने प्लेयर्स के नाम आपने लिए हैं ये सारे के करनी, पाकिस्तान करनी, दुनिया क्रिकेट का सरमाया है सारे। अब इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे मेरी जाती तौर पे एक दोस्ती है, रिलेशनशिप है, एक भाई वाला रिलेशनशिप है। जैसे कबीर खान का नाम आपने लिया, तो कबीर खान चूंकि काफी अरसे से इंटरनेशनल कोचिंग में है, सऊदी क्रिकेट में रहे, आजकल कुवैत क्रिकेट के साथ हैं। इस किस्म के लोग जब इस लीग में इन्वॉल्व होंगे, हम ये चाहते हैं कि मेरी मुलाकात सब प्लेयर से तकरीबन हुई भी ड्यूरिंग द इवेंट ना, क्योंकि ज़ाहिर है हम ज़्यादा बिजी होते हैं ब्रांड डेवलपमेंट में, बाकी चीज़ों में, ताकि दुनिया हमारे उस ऑप्टिक्स से, हमारे उस कैनवस से उस लीग को देख सके। एक एक डिलीवरी जो डिलीवर हो तो उस लेवल पे वो देख सके कि जो उसका हक रखते हैं। लेकिन ये जो हमारे प्लेयर्स हैं सारे, इसमें हमारे सरमाया है सारे। यासिर हमीद का नाम आपने लिया, आपने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सारी की सारी फ्रेंचाइज ओनर्स को ऑलरेडी हमने एक उनको पुश करना शुरू किया है कि आपने जो लोकल लोग हैं उनको आपने एलिवेट करना है। क्योंकि आपको पता है कोचिंग स्टाफ में ज्यादा स्टाफ होता है, बॉलिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है, बैटिंग कोच अलग होता है, हेड कोच अलग होता है। तो कम अज कम हर टीम के अंदर एक एक दो दो जो लोकल केपी के इतने बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े सितारे रहे हैं, तो उसको ऑब्वियसली उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उनकी भी ग्रूमिंग होगी। और प्लस ये है कि वो उस लेवल पे आके जब ऑब्वियसली इंटरनेशनल लीग में वो करेंगे, और प्लस ये है कि जो खास तौर पे बच्चे हैं,
बच्चे उनसे सीख सकेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिस पे हम काम भी कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और फ्रेंचाइजीज की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस तरह से हर फ्रेंचाइज लोकल टैलेंट को प्रमोट करती है, उसी तरह से जो लोकल स्टार्स हैं हमारे, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको भी प्रमोट करें। ये हम ऑलरेडी फ्रेंचाइजेस को पुश कर रहे हैं। बिल्कुल सही और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरह मैंने इतने सारे नाम लिए, कुछ नाम ऐसे हैं कि जो केपी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड होल्डर है जैसे रिफतुल्लाह मोहम्मद ने। अगर ये सब भी इस लीग का हिस्सा बनेंगे तो उसका कैनवस भी वसी होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी जो है वो लोगों की बढ़ेगी। और मेरी जितने प्लेयर से बात हुई है, जो उस तकरीब में भी मौजूद थे, सब बहुत खुश हैं कि जितनी रिस्पेक्ट आपने उनको दी है, जिस तरीके से आप लोगों ने उनको ऑनर किया है, लगता ये है कि ये लीग जो है एक बड़ा एक रिकॉर्ड साज एक लीग बन के सामने आएगी। देखिए, इससे बड़े ऑनर की बात हमारे लिए हो नहीं सकती कि लिविंग लेजेंड्स वहां पे मौजूद थे। मैनेजमेंट में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो नशिस्तें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज किया और उन लोगों को नशिस्तें प्रोवाइड की। तो मैं समझता हूँ कि ये रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, और इसी किस्म की रिस्पेक्ट इंशाल्लाह ताला जब लीग स्टार्ट होगी 16 अक्टूबर से, आपको ये सारे लिविंग लेजेंड्स नजर आ रहे होंगे डिफरेंट टीम्स में। कुछ लेजेंड्स ऑफ कोर्स लीग के साथ भी, क्योंकि लीग में भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑपरेशन टीम होती है, फिर उसके बाद एक टूर्नामेंट कमेटी होती है। टूर्नामेंट कमेटी में आपको इस किस्म के नाम नजर आएंगे जो क्रिकेट को यूनिस खान के सुपरविजन में कंट्रोल कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और मलिक साहब, एक आवाम का आपसे बड़ा मुतालबा है, और इस तरह मैंने आपसे कहा कि तवक्कात आपसे लोगों की बढ़ गई हैं। लोग बूम बूम लाला को, शाहिद आफरीदी को एक्शन में देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में वादा भी किया कि मैं एज ए मेंटोर या एज ए कोच नहीं होऊंगा, यहाँ पे मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा। तो कितनी तैयारियां इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि लाला के ऊपर इस वक्त जंगो जतल चल रही है बिटवीन द फ्रेंचाइजेस। तो लाला का तो सारे ही इज प्लेइंग व्हेन ही वाज लाइक 16 इयर्स ओल्ड, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसमें लाला नहीं खेले, और कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहाँ परफॉर्म नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलैरिटी है लाला की, वो अक्रॉस द ग्लोब है। और दूसरी बात यह कि लाला से मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। हालांकि समटाइम्स लाला चूंकि उनको बड़ा भी मानते हैं, तो वो हमें गाइड करते रहते हैं कि यार ये क्रिकेट ऑपरेशन को इस तरह से देख लें, प्रोडक्शन को इस तरह से देख लें। तो हम उनकी जितनी एडवाइजेज होती हैं उसको हम लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो बट लाला इज अ गेम चेंजर इस तरह से कि लाला ने इस दफा जिद की है कि केपी की लीग है तो मैं यहाँ पे खेलूंगा। मुझे किसी मेंटोरशिप में या ब्रांड एम्बेसडरशिप में विद अ फ्रेंचाइज ना लिया जाए, मुझे एज अ प्लेयर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि लाला को अब काफी अरसे बाद एक दफा फिर एक्शन में आएंगे। जिम कर रहे हैं, वो अपनी फिटनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अभी से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि इस लीग में हो सकता है नेवर नो कि लाला की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। और मलिक साहब, ये जो केपी के लोगों का कर्ज है लाला के ऊपर, क्योंकि मुझे वो मैच याद है जिसका तस्करा भी शाहिद आफरीदी ने अपनी स्पीच में किया कि पहले ओवर में शाहिद आफरीदी आउट हो गए थे और केपी के लोग अपने लाला को एक्शन में नहीं देख सके थे। तो ये केपी के लोगों का कर्ज भी है लाला के ऊपर कि वो इस लीग में पार्टिसिपेट करें, चौके छक्के लगाएं, क्योंकि पहले ओवर में जब वो आउट हो गए थे तो स्टेडियम खाली हो गया था, और अब इंटरटेन करें इस लीग के जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, स्टेडियम माशाल्लाह से इतना खूबसूरत बना हुआ है। अली भी आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस दफा तो थोड़ा सा आपने क्रिटिकली देखा होगा स्टेडियम से। अब अल्लाह करे कि लाला को ऐसी शॉट मारे जो स्टेडियम से बाहर चली जाए, वो फिर दोबारा एक दफा जो हिस्ट्री है उसको रिपीट हो सके। तो लाला के एक्शन, लाला की बॉलिंग, एवरीबडी इज एक्साइटेड कि वो चीजें देख सकें। और इसके अलावा भी हम काफी सारी और चीजें कर रही हैं जो इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं, जो नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जो जो चीजें कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स लीग है, हाइप बहुत ज्यादा है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। हमारी जो वेबसाइट पे ट्रैफिक है, आपकी सोच है कितनी इस वक्त ट्रैफिक चल रही है। सो विच इज अमेजिंग थिंग फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, क्विकली मुझे 1-2 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। लाला की तो हमने बात कर, लेकिन यूनुस खान हम देख रहे हैं कि वो सीमेंट पे भी क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, उमर गुल भी फिट है, यासिर हमीद भी है। कोई सेलिब्रिटी का कोई मैच है इस लीग की हाइप को बढ़ाने के लिए? देखें, गवर्नर साहब की कल हमारी मुलाकात हुई, हम काफी देर पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हम बैठे रहे और ये तय पाया कि हमने 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी है। तो उसमें आई होप कि ये सारे प्लेयर्स आपको नजर आए, उसमें सेलिब्रिटीज नजर आपको आए, ताकि एक एंटरटेनमेंट मिल सके पेशावर के लोगों को। जो आप समझते हैं कि हम भी समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कर्ज है, पेशावर ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, पूरे KPK ने जो दहशत गर्दी है उस हवाले से बहुत कुर्बानियां दी हैं।
तो अब नाउ दिस इज द टाइम बिल्कुल। कि क्रिकेट वापस आए केपीके में, और इंशाल्लाह। केपीके से पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज जो आपने कही उस दिन अपनी स्पीच में कि पश्तो कमेंट्री भी आप करवा रहे हैं इस लीग में। देखिए बिल्कुल, हम 2 स्ट्रीम्स पे हम जा रहे हैं, और उसमें एक अंग्रेजी स्ट्रीम होगी और दूसरी पश्तो स्ट्रीम होगी, और ये अक्रॉस द ग्लोब होगी। जितने पश्तो लवर्स हैं, देखें वो हक बनता है ना केपीके का कि जो कमेंट्री का लेवल है, जो इंटरनेशनल लेवल है, उसमें पश्तो कमेंट्री जा रही हो, तो मेरा ख्याल है कि मजा दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आखिरी मेरा बस आपसे एक स्टेटमेंट है, समझ लें या एक बयान समझ लें, इस तरह शहजाद ने पश्तो कही, जिस तरह मीरफ जिशान ने एंकरिंग की है वहां पे, लुत्फ दुबाला कर दिया इस पूरे इवेंट का। देखिए मैं तो बखैर अगले कह सकता हूँ कि एवरीबॉडी बखैर अगले, वेलकम टू केपीके। चले सर, थैंक यू सो मच। जाते थे जी टीवी, जी स्पोर्ट्स इस तरह डोमेस्टिक पे काम कर रहा है, आपकी लीग के जो आपके साथ ये शो कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस रोल के हवाले से? देखिए नाजरीन को ये बताएंगे कि जी टीवी पे बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिविटी आपको केसीएल के हवाले से नजर आएगी, फ्रेंचाइजेस की अपडेट्स, लीग की अपडेट्स, एंड इंशाल्लाह ताला विल बी हैविंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद जी टीवी। जितने आपकी ऑडियंस हैं, आपके लोग हैं, वो इंशाल्लाह ताला टीवी स्क्रीन पे इंतजार करें। बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग, अच्छी और एक्सक्लूसिव किस्म की अपडेट्स आपको जी टीवी से मिलेंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, और जिस तरह आरिफ मलिक साहब का प्लान है, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इनको कामयाब करें, और केपी से जिस तरह टैलेंट को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, कई इंटरनेशनल प्लेयर, कई स्टार प्लेयर एक मरतबा फिर इस लीग के जरिए जो है वो हमें पाकिस्तान की टीम में नजर आए। क्योंकि उस दिन भी जब केपी के जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे थे, गवर्नर साहब बात कर रहे थे, वहाँ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स बात कर रहे थे, उस वक्त भी उनका ये कहना था कि इस वक्त हमारी जो 60-70% रिप्रेजेंटेशन है वो पाकिस्तान टीम में, और उम्मीद करते हैं कि 70-80% जो रिप्रेजेंटेशन केपी के प्लेयर की होगी, और ये वो लीग है जो उन प्लेयर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आरिफ मलिक साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जैगम अब्बास साहब और शाहजेब अहमद खान हमारे साथ शो का हिस्सा थे। आप तीनों ने आज के शो को रौनक बख्शी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।